हम बोलते हैं कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये कहाँ से पता लगता है? ये पता लगता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से। बट अब कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान तो है नहीं कि वो आके बताएगा कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और उसको अगर फॉलो करेंगे तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। बट अगर इसको इंश्योर कौन करता है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? अब कोई एक बंदा तो हो नहीं सकता, इंसान। अगर एक इंसान होगा तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? वो तो एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिस्टम्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही रहेगी। तो वो सिस्टम क्या होते हैं? इसके लिए हम बेसिकली आज 3 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शंस होने चाहिए। सेकेंडली, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। फोर्थली, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो अब देखेंगे कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसकी कितनी रियलिटी चेक करें तो कितना को उसमें सही बात है और कितने को उसमें गड़बड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू इलेक्शंस, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो आपको रूल करेंगे उनको चूज करेगी अपनी जनता, मतलब नॉर्मल सिटीजन चूज करेंगे। अगर हम इंडिया में देखें तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी और जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो लोगों के होते हैं। बट क्या सिर्फ वोट कर देना ही एक चूज कर लेना होता है अपने लीडर को? क्या इसके लिए हमें पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए कि जो लोग चूज कर रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने चाहिए? तो अगर सिर्फ इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी होएगी किसी कंट्री में, तभी हम बोल सकते हैं कि उस इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी ने इन्फॉर्मेशन के साथ ही एक इलेक्ट किया है किसी अच्छे मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को। बट इंडिया में क्या होता है? इंडिया में इलेक्शंस में वोट मिलती हैं 3-4 बेसिस पे। पहला, कौन उनको लास्ट टाइम पे मूवमेंट पे दारू पिला के, कुछ खिला पिला के या कुछ पैसे दे के ब्राइब कर सकता है। सेकेंडली, कौन यहाँ पे अच्छी स्पीच देता है। अब अच्छी स्पीच भी कौन देगा? उसके लिए बड़ी बड़ी रैलीज करनी है, और बड़ी बड़ी रैलीज कौन करेगा? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होएगा, जो इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर होएगी। तो क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं ये बातें? थर्डली, यहाँ पे वोटें मिलती हैं इंडिया में रिलीजन के नाम पे, कुछ कास्ट के नाम पे। क्या यहाँ पे वोटें कोई देता है ये सोच के कि ये बंदे के क्रिमिनल बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इसने क्राइम किए हैं नहीं किए, इसने अपने प्रोमिस फुलफिल किए हैं नहीं किए? तो इंडिया में जब इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ट्रू डेमोक्रेसी है? तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर आ रहे हैं। अब अगर देखें, सबसे बड़ी बात, चौथी बात, इंडिया में मीडिया इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा वोटों को। अब मीडिया अगर बायस्ड हो जाए तो पूरी के पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो सकती है, और जो किसी भी मीडिया के पास पावर है वो किसी भी नई गवर्नमेंट को बना सके। अब मीडिया को कौन कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? या तो उसमें मीडिया अपने चैनल्स खोल के, या फिर मीडिया को फंड करके, या फिर उसको कोर्स करके, या कुछ और तरीकों से। तो इन तरीकों से अगर मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो आपने इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है कि इंडिया में एक सही सिस्टम है इलेक्शन का और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। अब सेकेंडली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, कोर्ट अपना काम करती है, पार्लियामेंट अपना काम करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव। अब उसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है कि कुछ सब्जेक्ट सेंटर के पास होंगे, कुछ सब्जेक्ट स्टेट्स के पास होंगे, कुछ का हमने लोकल गवर्नमेंट्स भी बना रखी हैं, और हमने सारे काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं अच्छे से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट चेक्स एंड बैलेंस होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी काम की नहीं। अगर हम देखें तो थर्ड प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का है कि इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस में सिस्टम होते हैं। अब इंडिया में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, मतलब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के आपस में चेक्स एंड बैलेंस बोला जाता है कि है, बट अगर एक्चुअली में देखेंगे तो नहीं है। अब बोला जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, बट एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी बनती है इंडिया में? उसी की बनती है जिसको मेजोरिटी वोट मिली है, जिसके मेजोरिटी लोग हैं पार्लियामेंट में। अब उसमें से मिनिस्टर कौन बनेगा? जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली है उसमें से मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? जो उस पार्टी में सबसे ज्यादा ओहदे पे हैं, बड़े ओहदे पे। अब बड़े ओहदे वाले प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल बन के बैठ गए, तो क्या लगता है कि उनके नीचे वाले उनको चेक्स एंड बैलेंस कर पाएंगे? इसका मतलब ये उल्टा हो गया ना कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कंट्रोल करती है कि पार्लियामेंट में क्या होएगा क्या नहीं होएगा। फर्दरमोर, पार्लियामेंट के जो भी चेयर हैं, जो उसके स्पीकर, वाइस चेयरमैन है, उसके डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर है, वो कौन इलेक्ट करता है? पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। और पार्लियामेंट में किसकी मेजोरिटी है? उसी की मेजोरिटी है जिसकी गवर्नमेंट है, जिसका प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है।
तो क्या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग सही तरीके से हो पाएंगी? क्या पार्लियामेंट में जो डिसीजन होंगे वो लोगों को देख के होंगे या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन को देख के होंगे? अब इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में इनिशियली जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सोचा ही नहीं गया था कि पॉलिटिकल पार्टी, मतलब उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्कोप नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्ड था ही नहीं। वहाँ पे सिस्टम था कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से चुन के आओगे, आने के बाद आप डिसाइड करोगे आप सब में से कि किसके पास इतना ज़्यादा मतलब लोग उस पर बिलीव करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस बिलीव करते हैं, और उसमें से आप अपने आप को चूज करके एक पीएम बन जाएगा, एक काउंसिल बन जाएगी। तो ये कंसेप्ट तो था ही नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो पार्टी अपने अपने बंदों को खड़ाएगी और उनमें से जो जो चूज होकर आएंगे वो पीएम सीएम बनेंगे। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होते कि हम पहले हम यहाँ पे बट ये तो सारी बातें हैं लिखी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, बट एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये पीएम का कैंडिडेट है, ये इसमें मिनिस्टर्स होने वाले हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी होने वाली है, तो अब चूज कर लो किसको वोट करनी है। आप पार्लियामेंटेरियंस भेज भी रहे हो तो उन पार्लियामेंटेरियंस का कोई रूल नहीं है। रोल किसका है? जो पार्टी जीतेगी उसी पार्टी की फिलॉसफी, उसी पार्टी की आइडियोलॉजी ही रूल करेगी, और उसी पार्टी के जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे वही रूल करेंगे। उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी पीएम, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका कोई भी वजूद नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी वर्ड है वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में तब आया शेड्यूल 10 में, वो भी इसलिए कि जो डिफेक्शन हो रही थी, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे थे, उनको रोकने के लिए। अब अगर देखिए दूसरा सबसे बड़ा जो अपने यहाँ पे लगता है पार्लियामेंट पे जो एलिगेशन, वो ये है कि पार्लियामेंट में अब जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी में भी कई बार क्या होता है कि जो बंदा सीएम पीएम बन रहा है या फिर जो काउंसिल बन रही है, वो काउंसिल में वो बंदे होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पे नहीं बैठे होते। तो अब क्या होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को जो कंट्रोल कर रही है, जो भी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी होगी, उस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शंस हुए होंगे। तो अब इस चक्कर में क्या होता है कि अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुआ उस पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है, वो पूरे इंडिया के डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स पे रूल करता है। अब मान लो हमारे इंडिया में से पूरे में से एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 350 वोट सीटें आ गई। अब उन 350 जिस पार्टी की सीटें आई हैं, उस पार्टी को रूल कर रहा है एक बंदा जो अपने मतलब ओहदा है जिसका उसका, बट वो इलेक्ट नहीं किया किसी ने उसको, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। अब वो बंदा उन 350 बंदों को कंट्रोल करेगा, वो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करेगा, पूरे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगा। तो क्या ये लगता है कि ये सही पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है इंडिया में? यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है, रिलीजियस पॉलिटिक्स चलती है, और यहाँ पे पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव में कोई खास दीवार है ही नहीं, देखने के लिए सिर्फ दीवार है। अगर बाई चांस अगर पार्लियामेंट में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टी ही एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दोनों को रन करती है। अब उससे बड़ी बात जी, अब दूसरी बॉडीज देखते हैं, इसके अलावा बॉडीज। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? पार्लियामेंट। अब गवर्नर्स को इलेक्ट कौन करता है? पार्लियामेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे इलेक्ट होते हैं। तो गवर्नर भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के, प्रेसिडेंट भी उसी पॉलिटिकल पार्टी का, पूरी की पूरी पार्लियामेंट में मेजोरिटी भी उसी पार्टी की, और पार्लियामेंट में जितने भी ऑफिशियल हैं, जितने भी चेयर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के। अब बचा कौन? बची सिर्फ दो चीजें कि पार्लियामेंट में एक चेक है कि यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी है राज्यसभा में भी उसी की हो। तो इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस इंडिया में थोड़ा मोटा होता आ रहा है। और दूसरा चेक बैलेंस क्या है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन के अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस रखती है अपने उस पे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे। बट अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट की एडवाइस पे। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इन्फ्लुएंस कर लिया जाए किसी तरीके से, या फिर उनकी आइडियोलॉजी मैच हो जाए पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो क्या होएगा? और बाई चांस जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वही उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट ज़्यादातर मेजोरिटी सीट्स में आ जाए, फिर तो लोकसभा और राज्यसभा भी उसी गवर्नमेंट की होगी। तो उसके बाद तो पार्लियामेंट में कोई चेक एंड बैलेंस रहेगा ही नहीं, बची सुप्रीम कोर्ट की बात। अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे हो सकता है कि आप जजेस को इन्फ्लुएंस कर लो? वो तो आप अपने कॉलेजियम सिस्टम से पॉइंट होते हैं। अब बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फंक्शंस हैं उसको हेड कौन करता है? अपना चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस क्या होता है कि चीफ जस्टिस अगर बाय चांस उस पॉलिटिकल पार्टी की इन्फ्लुएंस में गलती से आ जाए, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ उसके आइडियोलॉजी मैच हो, उसकी जो थिंकिंग है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैच हो, तो क्या होएगा? या फिर अब उस चीफ जस्टिस को
धोखे से या कॉशन से या फिर उसको किसी भी गलत तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए। अब जैसे एलिगेशन लग रही है, इसके सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे अब क्या हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही थी कि इलेक्शन में जितने भी क्रिमिनल्स आ रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में बहुत सारे क्रिमिनल्स बैठे हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे इनिशियल स्टैंड ये था कि ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डाटा मंगवाया तो पता लगा कि 10-10, 15-15 सालों से केस पेंडिंग पड़े हैं और उन पे अभी तक चार्जशीट के स्टेज में है, उस पर ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कोई जज अपॉइंट ही नहीं हुआ उस केस को सुनने के लिए, वो उस केस की हियरिंग नहीं स्टार्ट हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू करने वाली थी कि 6 महीने में इस केसेस को खत्म किया जाए, 2 महीने में जल्दी जल्दी इसकी स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए और उसमें डे टू डे प्रोसीडिंग करके सारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस पे जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उन सबको खत्म किया जाए। जब इन सब का डाटा भी मंगाया गया लोअर गवर्नमेंट्स, लोअर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, कि आपके यहाँ पे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी आपके असेंबलीज में जितने भी MLAs MPs हैं, उन सब का डाटा भेजो कि कितने क्रिमिनल केसेस है। अब फिर क्या हुआ, रिसेंटली न्यूज़ आई है कि उस जिस जज जो जज इस केस को सुन रहा था, उस जज के नियर रिलेटिव्स ने के अगेंस्ट केस फाइल हो गया। अब ये देखने में क्या लगता है, ये लगता नहीं कि ये इन दोनों के साथ कोई लिंक है कि उसके रिलेटिव्स के खिलाफ केस फाइल होना और यहाँ पे क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग उसके जज के पास हियरिंग चल रही होनी। या फिर क्या हो सकता है कि एलिगेशन लगती आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि आप जज को कुछ या तो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए आप उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हो, या फिर उनको आप कोई क्रिमिनल केसेस लगा के उनके अगेंस्ट उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह जितनी भी अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जितनी भी अपनी पुलिस वगैरह है, वो किसके पास होती है, वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में होती है। तो एग्जीक्यूटिव उनको इन्फ्लुएंस कर लेती है कई बार, या फिर उनकी वैसी आइडियोलॉजी मैच हो जाती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो भी इंसान है, वो कोई भगवान तो है नहीं कि ऊपर से उतर के आए हैं, तो उनको भी आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा होता है, बट उनको ऐसा किया जा सकता है। और अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, जैसा एलिगेशन लगती आ रही है कि एमरजेंसी के टाइम पे ऐसा हुआ था, एमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी एमरजेंसी लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट भी डर गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फेवर में ही डिसीजन पास किए थे। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होएगा, फिर तो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई तुक ही नहीं रहा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूटिव भी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूटिव के पास ही गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी इसी के हाथ में है। तो ये तो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बन गई। तो सही मायने में अगर इंडिया को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलना है तो उसका सिर्फ एक ही स्कोप है कि अगर लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको सही से चुन के भेजें। अगर डेमोक्रेसी फेल होगी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो इंडिया चेक एंड बैलेंस है वो सिर्फ 2-3 बातों पे इंडिया में आज तक काम करता आया है। पहला, जनता पे, सिटीजन पे, कि वो सही से अपने चूज करके भेजते हैं या फिर कोई उनको गलत लगता है नेक्स्ट टाइम पे नहीं इलेक्ट करते। सेकेंडली, कई बार जजेस डिसीजन ऐसे पास करते हैं कि वो हमें लगता है कि ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है और ये वर्क कर रही है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजंस पास करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। बहुत सारे हमारे पास फेमस केसेस हैं। थर्डली, हमारे पास ये चेक एंड बैलेंस रहता है कि जनरली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम गवर्नमेंट्स नहीं रहती, वो अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं। बट अगर बाई चांस कुछ भी कोल्यूशन वगैरह हो जाए तो कभी भी ये अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एटोक्रेसी में बदल सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पहली बात तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्ट करनी है और आप इसको अमेंड कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप बिना अमेंड किए भी अब सब जगह जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनको कंट्रोल कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन को बिना छेड़े भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ट्रू सेंस में अगर बोल लें तो इंडिया एक पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही तरीके से काम कभी करती है, कभी नहीं करती, बट बोलने के लिए हाँ ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।